हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से हमारा मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्संट्रेशन टर्म्स चल रहा था। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर हमने कॉन्संट्रेशन के टाइप ए वाले जो मेथड्स थे, क्योंकि मैंने कॉन्संट्रेशन को वहाँ पे टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड किया हुआ था, तो टाइप ए वाले मैंने सारे कवर कर दिए थे। तो आज की क्लास में हम टाइप बी वाले को कवर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। टाइप बी में अगर हम पहला वाला देखें तो सामने आप देख सकते हैं पेज पे टाइप बी पे। सो जो पहला कॉन्संट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो है W/V%। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने W/W% बताया था। तो W/W% में आपने देखा था कि उसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से अगर हम W/V% लेते हैं तो यहाँ पर हम ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे और नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा। दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूर सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W/V% अगर निकालना है तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट लेना है ऊपर, और उसको आपको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। दैट मीन्स W/V हो गया फिर, और इनटू में आपको लेना है मल्टीप्लाई विद 100, तभी परसेंटेज आएगा। तो सिंपल है, अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन को बनाना चाहें तो इसमें जो वॉल्यूम रहेगा वो 100 ml रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको आप ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका प्रेजेंट होगा इन किस में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम W/V% में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है V/V%। तो अगर हम V/V% कर रहे हैं तो उस केस में फिर ऊपर भी वॉल्यूम ही आएगा, क्योंकि V/V का मतलब यहाँ पर यही है। तो ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रहेगा और नीचे भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, और सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो ये आपका V/V% हो गया। तो इसमें अब आपका मीनिंग हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ जो आपका सॉल्यूट है वो आपका प्रेजेंट है इन फिर से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज W/V% और दिस इज V/V%। तो इट्स जस्ट सिमिलर टू W/W%, बट वहां पर हम मासिस की बात करते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। तो ये ही डिफरेंस है खाली। तो जैसे सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 10% W/V लिख दिया मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ जो आपका सोल्यूट है वो आपका प्रेजेंट होगा किस में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लॉजिक रहेगा। तो 10% का मतलब यहाँ पर W/V हो गया, तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो गया। और अगर यही आपका मैं V/V कर दूं तो फिर ये 10 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें V में ऊपर भी वॉल्यूम ही आएगा। तो वॉल्यूम्स को यहाँ पर एक्सप्रेसिस कर रहे हैं हम मिलीलीटर में, और अगर मास लेते हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द W/W एंड ppm, तो W/V%, V/V%, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो इतना कॉपी करिए और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड के पास, जिसका नाम है मोलैरिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आफ्टर द मोलैरिटी दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आपने कॉपी कर ही लिया होगा, तो मैं इसको रब करता हूँ और नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। फिर देखिए, तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट मेथड को यहाँ पे कवर करते हैं, एंड दैट इज
मोलैरिटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द मोलैलिटी, और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिए। मोलैरिटी के लिए हम कैपिटल एम यूज करेंगे जैसे हम मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम यूज करते थे, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखा गया है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन देखिए कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के आपके प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके रहेंगे, जो प्रेजेंट रहेंगे किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, वो भी 1 लीटर। अगर आपको मोलैलिटी याद हो तो उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते थे वो चेक करते थे, प्रेजेंट होते थे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी में सॉल्वेंट के ऊपर आता है और मोलैलिटी में हम सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर आप पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उस वैल्यू को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ml में लेंगे तो फिर हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा। अगर हम लीटर में लेंगे तो फिर हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसा कि आप यहाँ पे भी इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। बाकी उसके बाद ये सिंबॉलिक फॉर्म्स हैं तो ये आप कर सकते हैं ऐसा, बट आप मेन फॉर्मूला जो होता है उसी को याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सिंबल्स अपने हिसाब से चूज किए जा सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन ml लेते हैं तो इनटू में 1000। तो यहाँ पर बस हम ये चेक करें कि कितना मोल सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब इसका एक और छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि अगर मैं 0.5 m, दिस इज कैपिटल M, तो अगर मैं यहाँ पर 0.5 m कैपिटल M लिख दिया उसका आगे, देखिए मोलैरिटी के लिए आप मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऊपर मोल आ रहा है नीचे लीटर में वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी का यूनिट आप कैपिटल M लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो। इसी तरह से वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पे मोल पर ग्राम लिख सकते हैं आप, किसके लिए, मोलैरिटी के लिए, ठीक है, स्मॉल m की जगह पे। तो कैपिटल M इज इटसेल्फ एक्सप्रेस द मोलैरिटी। तो 0.5 m हमें गिवन है, मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब हमें क्लियर होगा तो फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स में हमें इजी होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 0.5 जो मोल्स हैं किसके, NaCl के, वो आपके प्रेजेंट है यहाँ पर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको 1 लीटर कह लीजिए या फिर इसको आप 1000 ml कह लीजिए, एक ही बात है। तो 0.5 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये देखिए 0.5 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl आ गया, दैट मीन्स सॉल्यूट 0.5, और यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml। तो दो चीजें आपको यहाँ से कवर कर ली, 0.5 मोल्स भी कवर कर ली, लीटर में हमारा वॉल्यूम भी हो गया। फिर इस इन्फॉर्मेशन को हम आगे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डेंसिटी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वॉल्यूम हमें चाहिए होता है तो हम डेंसिटी के पास भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे तभी थोड़ा डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो कभी भी हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट हो तो हम मास को डेंसिटी से डिवाइड करके भी वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर आप ग्राम में ले रहे हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको 1 ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। तो कभी बार डेंसिटी ऑफ वाटर हमें नहीं पता होता तो गिवन नहीं है, तो फिर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब तो इट इज इक्वल टू 1 ml। इसी तरह से 1 लीटर 1000 ml होता है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml हो गया, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इफ यू टेक 1 मीटर क्यूब तो दैट विल इक्वल टू 1000 लीटर। इफ यू टेक 1 लीटर तो दैट इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस में यूज हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml के ही बराबर होता है, ध्यान रखिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml ले सकते हैं, और आप 1 kg पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं। सॉरी 1 kg नहीं होगा, यहाँ पे 1000 kg हो जाएगा फिर।
तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हम मोलैरिटी पे फोकस कर सकते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला याद रखिए, और जो मैंने नीचे कुछ यूनिट्स का चीज़ें बताई हैं आपको, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर, ये भी सब हम वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी, और डेंसिटी का रोल यहाँ पर क्या रहता है वो भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अब इसको कॉपी करिए और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन मेथड की तरफ। टाइप बी के सारे मेथड कवर करते हैं, फिर उसके बाद भी इस पर फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन मेथड, और उसे हम कहते हैं यहाँ पर नॉर्मेलिटी। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो डेफिनेशन जो हमें यहाँ पे दे रखी है वो देखिए क्या है। डेफिनेशन है कि नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में आप फर्क क्या देख रहे हैं कि वहां पर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसकी जगह पर आपको यहाँ पे नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड हियर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं अगर हम वो सीख लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये मोलैरिटी जैसा ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे आप निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से, तो वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गिवन मास की जगह, सॉरी गिवन मास तो रहेगा बट उसकी जगह नीचे जो मोलर मास आता था नंबर ऑफ मोल्स में, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में चेंज हो रहा है इक्विवेलेंट मास से। और इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए आपके पास अलग अलग फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट मास को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मोलर मास को कभी हम बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, कभी एसिडिटी से, कभी चार्जेस से, और कभी हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो इसको हम एन फैक्टर भी कहते हैं। जो आप नीचे डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज देख रहे हैं इन सभी वैल्यूज को हम एन फैक्टर भी कहते हैं। तो एन फैक्टर का काम आपके लिए बेसिसिटी, एसिडिटी, चार्जेस, बैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिपेंड कर सकता है। तो बेसिसिटी कब हम यूज करेंगे, एसिडिटी कब यूज करेंगे, या चार्जेस, वैलेंसी, ये सब हम कब यूज करेंगे, तो वो हमें डिपेंड करता है हमारे सब्सटेंस के ऊपर कि हम किसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इक्विवेलेंट मासेस जो हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मास हमें निकालना आ गया तो उसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, और फिर उससे हम नॉर्मेलिटी जो है इजिली निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इक्विवेलेंट मास को निकालने का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, तो वो फॉर्मूला देखिए क्या है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो क्लियर हो गया ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले। तो इक्विवेलेंट मास को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो भी आपका मोलर मास होगा उस सब्सटेंस का, या उसको मोलिकुलर मास भी आप ले सकते हैं यहाँ, तो उसको हम अलग अलग चीज़ों से डिवाइड कर रहे हैं ना। कभी हम उसको बेसिसिटी, बी फॉर बेसिसिटी है, देन एसिडिटी, देन उसके बाद चार्जेस, या फिर वैलेंसी, या फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो यूज होते हैं वो उनसे कर रहे हैं। और इस पूरी चीज को मैंने क्या बोला है, ये जो कंप्लीट चीज आप यहाँ देख रहे हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड हियर एन फैक्टर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर चलना होता है बस। ठीक है, तो एन फैक्टर डिपेंड करता है आपके सब्सटेंस पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ये देखिए, अगर हमें इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो अगर हमें एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो उसके लिए हम मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी करेंगे, क्योंकि एसिड का बेसिसिटी होता है। तो अगर हमें एसिड के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसका हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो उसका इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना है तो एन फैक्टर कौन सा यूज होगा। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है तो उसका जो भी मोलर मास आएगा उसको आपको डिवाइड करना है उसकी बेसिसिटी से। अब ये बेसिसिटी यहाँ पे कैसे आएगी, तो बेसिसिटी का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है। बेसिसिटी का मतलब लिखा हुआ है ऑफ एन एसिड कि वो कितने H प्लस आयन आपको देगा। तो आप ये पता करिए कि वो कितने आपको क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। तो बेसिसिटी का मतलब है कितने वो एसिड जो है वो आपको H प्लस आयन ला के देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे लिया तो वो आपको एक ही H प्लस आयन ला के देगा, यहाँ पर देखिए। इसी तरह से अगर मैंने सपोज करिए H2SO4 लिया, उसके लिए आप उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, तो ये आपको 2 H प्लस आयन ला के देगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने एसिड कैसा लिया और उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड करेंगे।
तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमें एसिड का एसिडिटी फाइंड करना है, सॉरी एसिड का बेसिसिटी फाइंड करके इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो हम क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट सा बनाया हुआ है। इस चार्ट पे अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो आप देखिए एसएल का बेसिसिटी 1 है, उसका मोलर मास होता है 36.5, उसके लिए एच और सीएल के मासेस को ऐड किया और उसका इक्विवेलेंट मास 36.5 को 1 से डिवाइड कर 36.5 ही आ गया। तो देखिए अगर हम यही काम H2SO4 के लिए यहाँ पे करते हैं, तो H2SO4 के लिए अगर आप यही काम कर रहे हैं, बेसिसिटी उसकी फाइंड कर रहे हैं, तो H2SO4 जो ये आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम काम जब कर रहे हैं तो H2SO4 का जो बेसिसिटी है वो 2 आएगा, क्योंकि H2SO4 गिव्स यू 2H प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव। तो हमें बेसिसिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन जो दे रहा है ये आपको 2 देगा। और उसके बाद उसका मोलर मास 98 हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास जब आप निकालेंगे 2 हाइड्रोजन का मास लेंगे, सल्फर का 32 लेंगे, सल्फर का 32 होता है एक एटम का मास, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 करेंगे, 64 प्लस 32 प्लस का 2, तो यू गेट 98। और उस 98 को फिर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो वी गेट द आंसर 49। तो 49 इज द इक्विवेलेंट मास फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं, लास्ट में ये आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, तो H3PO4, दिस इज H3PO4। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मासेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पर अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेस की बात कर रहे हैं, पर सपोज करिए इसकी जगह पर, तो इसकी जगह पर अगर हम बेसिस की बात करते हैं, बेस के ऊपर काम कर रहे हैं आप, तो फिर उस केस में देखिए क्या हो, उसको करने का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या बनाया गया है। तो अगर यही काम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के लिए किया जा रहा है, तो आपका फॉर्मूला बन रहा है उसका मोलर मास को उसकी एसिडिटी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अब एसिडिटी का मतलब होगा कि आपका जो बेस है वो आपको कितने OH माइनस साइन दे रहा है। तो जो आपके बेस होंगे आप चेक करिए, जैसे मेरा बेस यहाँ पर NaOH है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे को NaOH होता है वो मेरे को कितने OH माइनस देगा, एक OH माइनस साइन देगा। तो इसी केस में हमारे को एसिडिटी उसका 1 हो गया, तो उसका मोलर मास 40 आएगा, क्योंकि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और 1, तो उसको ऐड करेंगे तो 40 आ गया। 40 को 1 से डिवाइड करें, दिस इज 40, इसको 1 से डिवाइड की वी गेट 40। एल्स इफ यू टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में अगर हम काम करते हैं तो फिर उसका जो एसिडिटी होगी वो 2 होगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद 2 OH माइनस आएंगे। तो फिर हम इसका मोलर मास निकालेंगे, दैट इज 74, और 74 को यदि हम 2 से डिवाइड करें, 74 इज बाई 2, तो वी गेट हियर 37। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए, तो अगर हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं किसी एसिड का, तो उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर रहे हैं उसके मोलर मास को, और एक इक्विवेलेंट मास अगर हम किसी एसिड का बेस का निकाल रहे हैं, तो हम एसिडिटी मतलब कितने वो OH माइनस साइन देता है। तो ये एन फैक्टर है जो आपका बार बार चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करना होता है बस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और हम जो इक्विवेलेंट मासेस होते हैं और वो हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे किसी सॉल्ट का अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकाल पाएंगे फिर। चलिए, तो अगर अब हम इक्विवेलेंट मास जो है वो सॉल्ट का निकालना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंट मास यहाँ पे सॉल्ट का चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है, उस सॉल्ट का मोलर मास आप ऊपर रखिए और उसको डिवाइड करिए उस मेटल की वैलेंसी से जो वहाँ पर मेटल प्रेजेंट है। जैसे मुझे इक्विवेलेंट मास अगर सोडियम क्लोराइड का चाहिए, तो मैं सोडियम क्लोराइड का पहले मोलर मास निकाल लूंगा। सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5 पे ऐड किया, तो मोलर मास बना 58.5। और यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है वो Na प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 से डिवाइड किया। MgCl2 हमने नेक्स्ट ऑर्ड लिया, इसका मोलर मास आ गया 95, और Mg का जो वैलेंसी होता है वो Mg2 प्लस होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास किसका निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्ट का निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपको दिया जाता है, तो वहां पर भी आप इक्विवेलेंट मास जो है उस मेटल का या उस एलिमेंट का जो भी वहां पर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड हो रहा है, तो अगर इक्विवेलेंट मास हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर निकालना चाहते हैं किसी एलिमेंट का, तो जैसे आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जैसे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो, तो उसका मतलब वहाँ पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है,
और कोई भी सब्सटेंस जैसे रिड्यूस्ड हो रहा हो तो उसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि कॉपर Cu से Cu2+ में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास अगर मुझे निकालना है तो फिर मैं उसके मोलर मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 2, तो इसका जो मोलर मास होता है कॉपर का वो होता है 63.5। तो हमने 63.5 को डिवाइड किया 2 से, तो वी गेट हियर 31.75। ठीक है, तो 31.75 जो है वो हमें इसका यहाँ पे जो भी मोलर मास है वो आपको यहाँ पे मिल गया, ये देखिए। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो फिर हम इक्विवेलेंट मास रिडॉक्स रिएक्शन में भी किसी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको इक्विवेलेंट मास जो है वो फाइंड करना है तो ऊपर जो डिवाइड में रहेगा, ऊपर तो आपका कोई भी चीज़ मोलर मास के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन जो डिवाइड में हम रखते हैं उसमें वहाँ पर कभी हम बेसिसिटी रख रहे हैं, कभी एसिडिटी रख रहे हैं, कभी हम उसके मेटल वैलेंसी रख रहे हैं, कभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इस वजह से इक्विवेलेंट मास जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस जो है कैलकुलेट किया जाता है। और जब इक्विवेलेंट मास आ जाता है तो फिर हम उसको गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे सॉल्यूट के, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ उसको डिवाइड करेंगे फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हम नॉर्मेलिटी को इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और टॉपिक जो है, हम दो टॉपिक बच रहे हैं हमारे यहाँ से, वो हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो वो दो टॉपिक जो यहाँ पर हैं हमारे पास वो हैं आपके पास उसमें एक टॉपिक तो हमारे पास आ रहा है यहाँ से स्ट्रेंथ, आप देख सकते हैं, और दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पे मिल रहा होगा फॉर्मेलिटी। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का सब्सटेंस का स्ट्रेंथ पता करना है तो उसका फिर डेफिनेशन देखिए क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है हमारा वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर हम वो फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमें उस सब्सटेंस का स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो ऊपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम मिलीलीटर में पुट करते हैं तो फिर इनटू में 1000 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ होगा ग्राम पर लीटर, क्योंकि ऊपर मास आ रहा है नीचे वॉल्यूम आ रही है। और नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ में अगर कोई रिलेशनशिप होता है तो आप याद रख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर नॉर्मेलिटी से स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ से नॉर्मेलिटी निकालना हो तो वहां पर फिर हम ये लॉजिक यूज कर सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ। तो नेक्स्ट अगर हम फॉर्मेलिटी को समझना चाहते हैं तो फॉर्मेलिटी जो होता है वो सेम एज मोलैरिटी होता है, बट ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए स्पेशली हम फॉर्मेलिटी को यूज़ करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल पोलैरिटी जैसा ही है, बस मोलैरिटी में ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। वैसे यहाँ भी मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड लिख दिया है, बट इसके लिए जो बेटर वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मोल्स की जगह पे, तो वो आप यूज़ करिए नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासिस, ग्राम फॉर्मूला मासिस, ये वर्ड इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर भी अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम यही वर्ड अगर यूज़ करते हैं ग्राम फॉर्मूला मासिस, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो हमारे ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट एक्सिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए इनके लिए मोल्स शब्द यूज़ नहीं किया जाता है, इनके नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासिस निकाला जाता है। और नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासिस आयनिक कंपाउंड का अगर आपको निकालना है तो उसके गिवन मास को आपको उसके ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास से आपको डिवाइड करना होगा। अब ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो बिल्कुल वैसे निकलता है जैसे आप मोलर मास निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl लेता हूं तो NaCl में आप NaCl में सोडियम और क्लोरीन के मासिस को ऐड करिए, जैसे क्लोरीन का मास 35.5 हो गया, सोडियम का 23, उनको ऐड करें 58.5 आ गया, तो वही आपका ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास हो जाता है। बस चीज़ वही है, बस उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। तो वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए स्पेशली हम ये यूज़ करते हैं। तो formality is very similar to molarity, but it is used only for ionic compounds। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो शायद क्लास 11 के एनसीईआरटी में स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में इतना डिटेलिंग नहीं दे रखा है, बट फिर भी आपको ये सारी टर्म्स आनी चाहिए ताकि आप इसको एग्जाम्स में कर सकें। ठीक है, तो ये थे आपकी सारी कॉन्सल्टेशन मेथड जिनसे आप कॉन्सल्टेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो सारे मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और कुछ चीज़ें अभी और रह गई, उनको फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो आइए उनको देखते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी मैंने टाइप ए बनाई थी
और दूसरी कैटेगरी मैंने टाइप बी बनाई थी। टाइप ए के अंदर आपको याद होगा मैंने इसमें W/W यानी कि मास परसेंटेज, सेकंड फिर मैंने यहाँ पर ppm, और थर्ड उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने रखा था मोलैलिटी यानी कि या फिर पहले आप मोल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं चाहे तो, चौथा फिर यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं मोलैलिटी। टाइप बी के अंदर मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया W/V%, सेकंड मैंने उसके बाद पढ़ाया आपको V/V%, थर्ड मैंने इसके अंदर आपको पढ़ाया मोलैरिटी के बारे में बताया आपको, फोर्थ उसके बाद मैंने आपको नॉर्मेलिटी के बारे में बताया, फिफ्थ मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताया, और लास्ट वन मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी के बारे में बताया। तो अब मैंने इनको टाइप ए टाइप बी में इसलिए डिवाइड किया था, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। तो टाइप ए में जितनी भी ये टर्म्स आ रही हैं, जो टाइप ए वाली टर्म्स आपको दिख रही हैं, तो टाइप ए के अंदर जितनी भी आपको ये टर्म्स दिख रही हैं, जो टाइप ए वाली टर्म्स हैं सारी की सारी, ये जो होती हैं, ये डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उससे टाइप ए के अंदर आने वाले किसी भी कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना उसका मास परसेंटेज चेंज होगा, ना उसका ppm, ना उसका मोल फ्रैक्शन, ना उसकी मोलैलिटी। बिकॉज इसमें जितनी भी टर्म्स हैं इन सभी के अंदर मासिस का कॉन्सेप्ट होता है, और जो आपका मास होता है, क्योंकि इसमें जितने भी आप मोलैलिटी पढ़ें या मोल फ्रैक्शन पढ़ें, इन सभी में मासिस के कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। और मास जो होता है वो नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मास का या नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर कह सकते हैं, मास इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मास नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को अगर मैं चेंज करता हूँ तो उससे किसी सब्सटेंस का मास इफेक्ट होता है, तो वो नहीं होता। इसलिए टाइप ए के अंदर आने वाली कोई भी मेथड टेम्परेचर के चेंज होने से उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस टाइप बी के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, ये टाइप बी वाले जितने भी मेथड्स मैंने यहाँ बताए हैं, ये वाले, ये सभी के सभी डिक्रीज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ध्यान रखना है, डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो ये सभी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज करता है, मोलैरिटी भी डिक्रीज करता है, और इसका उल्टा होता है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ये सभी वैल्यूज आपकी फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि इन सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की। आप इन सभी के फॉर्मूलेस चेक करिए तो वहां पर हमने बात करी है वॉल्यूम की। आप कोई भी देख लीजिए, मोलैरिटी में भी नीचे वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम है, इनमें तो वॉल्यूम आ ही रहा है पहले से ही। तो इसलिए जो आपका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। आप टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और इन सबके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है ना। जैसे अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ, तो मोलैरिटी के केस में जो फॉर्मूला बनता है वो एक तरीके से n/v बनता है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो आपकी वॉल्यूम बढ़ गई, और जब आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे वो आपके कम हो जाएंगे पहले के मुकाबले में। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में कौन है जो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये चीज को आपको फोकस करना है और ध्यान रखना है, तभी मैंने इसको टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड किया है। तो इसका जो पूरा समरी है वो ये निकल कर आएगा कि टाइप ए के अंदर मौजूद कोई भी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले जो मेथड्स होते हैं ये डिपेंड नहीं करते टेम्परेचर पे, और टाइप बी पे जितने भी मेथड्स हैं सभी डिपेंड करते हैं, और ये सभी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब हम चीज़ों को समझ चुके हैं, सारी कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स को समझ चुके हैं। तो आइए अब इनके ऊपर हम क्या बनाएंगे, अब इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे फिर। चलिए, अब एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है वो रहा कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। विच वन इज ग्रेटर, वन कैपिटल एन और वन स्मॉल एन। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वन
कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ और वन स्मॉल एम का मतलब देखिए क्या होगा यहाँ। इफ यू टेक वन कैपिटल एम, इफ यू टेक वन कैपिटल एम और हियर यू टेक वन स्मॉल एम, ठीक है। तो वन कैपिटल एम का मतलब एक तरीके से होगा कि वन कैपिटल एम को हम वन मोलर भी लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज वन मोलर सॉल्यूशन एंड दिस मीन वन मोलल, दिस इज मोलैलिटी। तो याद रखिए कैपिटल एम इज मोलैरिटी एंड स्मॉल एम इज मोलैलिटी, वो हमको पता ही था। तो इसका मतलब ये होगा, वन मोलर सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वन मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका प्रेजेंट है किस में बताइए, 1000 ml, बिकॉज 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में होता है, तो 1 लीटर कैन बी 1000 ml। तो वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ क्या, सोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। और वन मोलर ले रहे हैं, मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, तो दिस वन मोल ऑफ solute is now present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और अभी हम सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं वाटर, ठीक है, वाटर ही कंसिडर करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो वन मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका वन स्मॉल एम के अंदर वन मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब चीज तो दोनों तरफ सेम बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे 1000 ml है, यहाँ पर ग्राम में है, तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बताई थी अभी आपको, 1 ग्राम पर ml होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से मास निकालें इसका, तो वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी जो है वो हमारा 1 हो गया, और सॉरी यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, मास नहीं वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कैसे आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास हमारे पास इसका यहाँ पे कितना है 1000 और डेंसिटी 1 हुई, तो अब इसका वॉल्यूम यहाँ पर भी कितना हो गया, एक तरीके से 1000 ml ही हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपका वन मोल जो है वो प्रेजेंट है, नीचे क्या आएगा बताओ, 1000 ml ऑफ आपका क्या आना चाहिए, सोल्यूशन। क्लियर हो रहा है। और यहां पर अगर आप देखें इस तरफ, यही वन मोल सोल्यूट का आपका प्रेजेंट हो गया, बताओ किसमें, 1000 ml ऑफ नॉट सोल्यूशन, बिकॉज दिस 1000 ml इज यूर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपका 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब दोनों तरफ मैंने सेम यूनिट कर लिया, इधर भी ml है उधर भी ml है, तो अब आप इजिली पता कर सकते हैं, देखिए कौन बड़ा है, क्योंकि 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर सम पार्ट सॉल्वेंट का होगा एंड देन सम पार्ट सोल्यूट का होगा, लेकिन यहां तो प्योर सॉल्वेंट है ना सर। तो अब अगर आप सोचो कि ये 1 मोल 1000 ml सॉल्वेंट में, और जब ये 1 मोल 1000 ml सोल्यूशन में है, और अगर मैं इसको सॉल्वेंट में सोचूं, तो मान लेते हैं, अभी सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक तरीके से कि 1000 ml में से ये मेरे पास एक तरीके से 900 ml है, और ये मेरे पास होगा 10 ml, तभी सॉरी 100 ml, ये मेरे लिए हो जाएगा 100 ml। तो अब देखिए थोड़ा सा इमेजिन करना आपके लिए आसान होगा, वैसे तो आप समझ चुके होंगे अभी तक। तो ये आपका 1 मोल 1000 ml सॉल्वेंट में हुआ, और यही आपका 1 मोल अब 900 ml ऑफ सॉल्वेंट में हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि 1000 ml सोल्यूशन है, तो ये सॉल्वेंट और सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट का सम होगा, तो 900 में हुआ। तो अगर अब ये 1 मोल 900 में प्रेजेंट है और ये 1 मोल 1000 में प्रेजेंट है, तो कौन सा बड़ा हुआ बताइए। ऑब्वियस ही बात है ये बड़ा होगा, क्योंकि 900 डिनोमिनेटर छोटा हो गया आपका यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी आएगी। और इस केस में जब आप 1000 ml से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वैल्यू छोटी आ जाएगी। डिनोमिनेटर के बढ़ने से वैल्यू छोटा हो जाता है, फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा हो जाता है। तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि जो वन कैपिटल एम होता है वो हमेशा बड़ा होता है वन स्मॉल एम से, यानी कि वन जो मोलर सोल्यूशन होता है वो हमेशा बड़ा होता है वन मोलर सोल्यूशन से, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात जरूर क्लियर हो रही होगी कि कैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि वन कैपिटल एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन स्मॉल एम, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स को अब कवर कर लिया है। अब हमें इन पर बनाने हैं क्या, न्यूमेरिकल्स।
तो देखिए ये हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिंबल्स हम इन फॉर्मूलों में यूज़ कर रहे हैं वो सिंबल्स ये सारे रहेंगे। तो यहाँ पर ए का मतलब बता रखा है, देख सकते हैं। ए का मतलब, हाँ, तो यहाँ पर जो ए का मतलब रहेगा वो आपका रहेगा आपका सॉल्वेंट से, ठीक है। और जो बी का मतलब यहाँ पे रहेगा हमेशा सॉल्यूट से, ठीक है। तो एम ए जहाँ पर भी इस फॉर्मूले में यूज होगा उसका मतलब है मोलर मास ऑफ योर सॉल्वेंट, एम बी मतलब मोलर मास ऑफ योर सॉल्यूट, डब्ल्यू ए होगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी होगा मास ऑफ सॉल्यूट, वी वॉल्यूम रहेगा, डी डेंसिटी, और जी ई एम का मतलब यहाँ पे रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट मास, जो मैंने आपको निकालना सिखाया कि कैसे किसी का इक्विवेलेंट मास निकाला जा सकता है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको आप मोलर मास भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, सिंबल्स की, जो इन फॉर्मूलोज के अंदर आपने यूज करने होंगे। अब क्या जो रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पर क्या रहेंगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में। तो जो पहला फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपके पास फॉर्मूलों की लिस्ट ये देखिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे मास परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो मास परसेंटेज में आपने देखा था ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूलेज हैं, तो आप चाहें तो इनको सिंबल्स की फॉर्म में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका मास परसेंटेज हो गया, ये वी बाई वी परसेंट हो गया, ये मास बाय डब्ल्यू बाई वी परसेंट हो गया, ये पीपीएम हो गया आपका, देन मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों हो गया आपका, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, दिस इज नॉर्मेलिटी। तो सभी फॉर्मूले जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब सिंबॉलिक फॉर्म में विद डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो एंट्रेंस एग्जाम में आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए होता है ये रिलेशनशिप्स। तो देखिए ये रिलेशनशिप है मोलैलिटी, सॉरी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप यहाँ पे दे रखा है जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में है, कि नॉर्मेलिटी को अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करें तो वो मोलैरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के बराबर होगा। ऐसे रिलेशनशिप बिटवीन आपको यहाँ पे मोलैरिटी का मास परसेंटेज के साथ मिल रहा है, पी का मतलब यहाँ पे मास परसेंटेज से रहेगा, और कैपिटल एम का मतलब यहाँ पर जो मोलैरिटी से रहेगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी के साथ भी उसका रिलेशनशिप दे रखा है। ऐसे नीचे आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशनशिप मिल जाएगा, फिर ऐसे ही आपको मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ मिल जाएगा। जो अभी हमने न्यूमेरिकल बनाया तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी आपको मैंने याद होगा एक डायल्यूशन फॉर्मूला पढ़ाया था, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ मिल जाएगा। डायल्यूशन फॉर्मूला होता है जो M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है। सिमिलरली ये फॉर्मूला आप नॉर्मेलिटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम N1V1 इक्वल टू N2V2 के साथ ले सकते हैं, ठीक है। और एक मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स भी होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास V1 ml है, M1 मोलैरिटी का एक सोल्यूशन है, और एक और आपके पास V2 वॉल्यूम का एक M2 मोलैरिटी का सोल्यूशन है। अगर आप उन दोनों को मिक्स करते हैं तो उनका जो कंप्लीट रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसकी मोलैरिटी अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला फिर ये बन जाता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। और जो भी इन फॉर्मूलोज के अंदर जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो आपको यही यूज करने हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए। इन सभी सिंबल्स के मीनिंग्स यहाँ पर ये रहेंगे, ठीक है। तो आप इन सारे फॉर्मूलोज को इजिली यूज कर सकते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम या में काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो हो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हमने सारी कॉन्संट्रेशन मेथड्स, कौन कौन से एक्सप्रेस करने के मेथड्स हैं वो सभी सीख ली। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलोज को यूज़ कर सकते हैं विद देयर सिंबल्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये आपको ना कि सब्जेक्टिव पेपर्स में बल्कि एंट्रेंस एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। बट डायरेक्टली आप इन फॉर्मूलों को सब्जेक्टिव में थोड़ा कम यूज़ करें क्योंकि वहाँ पर थोड़ा समझाना होता है, तो फिर टीचर आपसे कहेगा कि फॉर्मूले भी आपको कहाँ से यूज़ करें आपने, तो वो थोड़ा हो सकता है। बट एंट्रेंस में तो आपको ज़रूर ये हेल्प करेंगे। और तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको आप लाइक और शेयर जरूर करिए। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट कुछ और वीडियोस के साथ, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब नेक्स्ट हम कुछ और वीडियोस के साथ आपके साथ आएंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री के साथ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।